आप लोगों ने काफ़ी बार काफ़ी सारे जो लोग हैं आपके अराउंड जो रहते हैं उनको कहते हुए सुना है कि जो लाइफ है इस तरीके से फॉर्म हुई है। कोई एडम एंड ईव आए थे, उन्होंने लाइफ को स्टार्ट करा। कोई कहता है कि स्पेस से कुछ पीपल आए थे, उन्होंने लाइफ को स्टार्ट करा। और कुछ कहते हैं कि भगवान स्वयं धरती पर आए थे, उन्होंने लाइफ को स्टार्ट करा, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे जो डॉगमाज हैं, काफ़ी सारे जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं इसके रिगार्डिंग इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। और उनका इन्वेंशन हुआ है किनके द्वारा? हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, हमारे जो फोर फादर्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमें यही सारी चीज़ें बताई कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। आज भी अगर आप मान लो, अगर आप छोटे बच्चे हो, मान लो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि पापा जी हम कहाँ से आए हैं, तो दे सिंपली से कि आपको जो है ना एक परी आई छोटी सी और वो आपको जो है हमारे पास दे गई और आप बड़े हो गए। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। तो यहीं पर चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सामने धुंधली पड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं और हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार जो लाइफ है उसका जो इवोल्यूशन है कहाँ से हुआ, लाइफ ओरिजिन कहाँ से हुई है उसका, ठीक है, और इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, किस तरीके से क्लासीफाई हुई है लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं और हम उनको जानने के लिए अपनी जो खोज है उसे चालू कर देते हैं। फिर हम आज इस चैप्टर में इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे शुरुआत से और देखेंगे लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, ठीक है। और मैं हूं आपका दोस्त अरुण। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बात सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं बायोलॉजी की, क्लास 12th की, उन्हें देख लेते हैं, देन दीज ऑल वीडियोज़ related to your book will help you in cracking your exam, that is the NEET, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन है जहां पर आप MBBS, आपकी जो पसंदीदा ट्रेड है, आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसे परस्यू करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में जाकर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अब बेसिक सी चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर लाइफ इवॉल्व हुई है, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी जो थ्योरीज हैं उनको प्रोपाउंड करा गया है जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, या हम बायोलॉजिस्ट बोल देते हैं सिंपली, ठीक है, जीव वैज्ञानिक, ठीक है। तो उनके द्वारा काफ़ी सारी जो थ्योरीज हैं उनको प्रोपाउंड करा गया सो दैट कि वो प्रूव कर सकें कि जो लाइफ है उसका जो ओरिजिन है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, वो आखिर हुआ कहाँ से। तो ये सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी जो थ्योरीज है वो प्रोपाउंड करेंगे। बट बेसिकली अगर बात करें हम हमारे ही एग्जिस्टेंस की, तो एक है थ्योरी जो प्रूव करती है, बिग बैंग थ्योरी, कि जो यूनिवर्स है ना वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। वेयर द यूनिवर्स स्टार्टेड फर्स्टली, एक सिंगुलैरिटी हुआ करती थी, एक सिंगल पॉइंट, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि जब एक्सप्लोजन होता है तो जो कण होते हैं वो आसपास बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही एक्सप्लोजन हुआ और हमें काफ़ी बड़ा यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। आज भी ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और इसमें जो ग्रह हैं एक कपड़े में, एक गिरह की तरह, गिरह जो है एक कपड़े में तैर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेटिविटी थ्योरी काम में आते हैं, दैट इज दी E=mc², जो आइंस्टाइन ने प्रोपाउंड करी थी, ठीक है, उन्होंने समझाया था। बट आप ये समझिए एक बिग बैंग थ्योरी घटी थी, ठीक है। अगर आप गूगल पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, तो वहाँ पर आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिख जाएगी कि बिग बैंग थ्योरी आखिरकार जो है वो घटी कैसे थी, ठीक है, उसका अकरेंस कैसे हुआ था। तो वहाँ से आप इजीली उसे वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। हमारी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर धीरे धीरे हमने यहाँ पर लाइफ इवॉल्व होती हुई देखी, काफ़ी सारी चीज़ें घटी, ठीक है। तो आखिरकार लाइफ का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? मगर उसमें आगे बढ़ने से पहले क्या आपको पता है बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है, बायो मीन्स जीव, लॉजी मतलब
स्टडी, ठीक है, जीवों के बारे में घनन अध्ययन प्रोफाउंडली स्टडी करना जीवों के बारे में, तो बायोलॉजी कहलाता है। एक टर्म और थी बायोडाइवर्सिटी। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने उसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा रखा है। बायोडाइवर्सिटी का सिंपली मतलब होता है विभिन्नताएं, ठीक है। हर एक जो स्पीसीज है यहाँ पर हमारी अर्थ पर, हर एक स्पीसीज, हर एक जना एक दूसरे से डिफरेंट है। भगवान कहीं ना कहीं पर एक्सेप्शन भी करता है जहाँ पर ट्विंस जन्म लेते हैं। ट्विंस भी दो प्रकार के होते हैं, डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं तो वहाँ पर ट्विंस जो है जुड़वा बन जाते हैं और उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, लाइक फेस मैच करता है उनका, कुछ भी हरकत मैच कर सकती है अगर वो मोनोजाइगोटिक होते हैं। अब ये क्या होते हैं मोनोजाइगोटिक? जाइगोट क्या होता है, मोनो क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है दो जाइगोट फॉर्मेशन होना कहाँ पर? ओवरी में, ठीक है। ओवरी कहाँ पर? फीमेल में। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, रिलेटेड चीज़ें, वो हम आगे हमारी क्लास में जब पढ़ेंगे तब मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा कि सारी चीज़ें होती क्या, जब हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा बायोलॉजी क्या होती है और बायो डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही ये जो बायोलॉजी है एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली बायो के माध्यम से हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पर, उनके बारे में एक गहन स्टडी करते हैं। गहन यानी प्रोफाउंड स्टडी हम कंडक्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर जीव, किसी पर्टिकुलर एनिमल या किसी पर्टिकुलर प्लांट या किसी पर्टिकुलर प्रोटोजोआ और किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस का एक फंक्शन क्या है और उसको कैसे उसे धूल मिट्टी में मिलाया जाए। जस्ट लाइक अभी कोविड-19 आया था तो वहाँ पर भी वायरस ने इन्फेक्ट करा था। अब उस वायरस के ऊपर स्टडी हुई, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी, ठीक है, वायरोलॉजी। तो वहाँ पर उसके ऊपर जब स्टडी हुई तो उसको ख़त्म करने का एक इलाज ढूंढा गया। तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गहन स्टडी करी वायरस की, कैसे ये इवॉल्व हो रहा है, कैसे इसका जो खात्मा किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं बायोलॉजी में भी, हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चिंता मत कीजिए, चलते हैं अब आगे की ओर, ठीक है। अब पहला देख लेते हैं हम यहाँ पर जो आपकी और हमारी, हम सब की जो अर्थ है, मतलब आप ही की नहीं मेरी भी है, इवन आई ऑल्सो बोर्न ऑन दिस अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आई वॉज ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारी जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब ये फॉर्म हो रही थी अपनी प्रीमोर्डियल शेप में थी, अपनी जो मतलब शुरुआती शेप में थी, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे जो मतलब इस तरीके से आड़ी टेढ़ी जो है ना, एक जो था मानकर चलिए रॉक स्ट्रेटा या मीटेओराइट, ये सन के चारों ओर घूम रहा था। लाइक ये सन है, इसके चारों ओर घूम रहा था। अब इससे जो ना आकर काफ़ी सारे जो मीटेओराइट्स हैं वो टकरा गए और इन्होंने एक गोलाकार शेप ले लिया। मतलब आज भी हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, सॉरी राउंड नहीं है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो रिलीफ फीचर्स वगैरह हैं पाए जाते हैं अर्थ पर, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या रिलीफ फीचर, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पर ये घूमने लगी और घूमते घूमते आपको तो पता ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है और एवरीथिंग वट एवर इज रोटेटिंग दैट स्टार्ट्स गेटिंग इट्स शेप। क्या होता है फिर ये जो ना फिर अपना शेप लेना चालू कर दिया इसने। जब इसने अपना शेप लेना चालू करा तो ये राउंड हो गई। जो फाइन पार्टिकल्स थे वो अर्थ के इंटीरियर में जाकर इकट्ठे हो गए और जो कोरस मटेरियल हुआ करता था, मोटा मटेरियल हुआ करता था, वो अर्थ के चारों ओर ठंडा होने लगा। ठंडे होते हमारी जो अर्थ है आज के समय में हमें ऐसी देखने के लिए मिलती है। बट क्या यहाँ पर ठंडा होने के बाद ही लाइफ स्टार्ट हो गई थी? नो, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपकी जो माता जी हैं, आपकी जो मम्मी जी हैं, जब वो आटा वगैरह गूंथते हैं तो वो डायरेक्टली आप उसे खा लेते हो क्या? नहीं होता ना, उससे पहले पकाया जाता है। तो एक्सट्रीमली हॉट हुआ करता था टेम्परेचर यहाँ पर, इतना था जैसे कि सूर्य के जो आउटर सरफेस में जितना टेम्परेचर है, लाइक 6000 डिग्री सेल्सियस, लाइक मैनी 1000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हुआ करता था। बट फिर भी क्या लाइफ अब स्टार्ट होगी? बिल्कुल नहीं। फिर धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। कैसे? अब ये जो अर्थ थी यहाँ पर जितनी भी जो मटेरियल था, कोरस मटेरियल, जितना भी मास हुआ करता था, इसने धीरे धीरे गैसेस रिलीज करनी चालू कर दी। अब वो गैसेस कौन कौन सी थी? CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एक और गैस हुआ करती थी, लेट मी चेक इट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन आएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का ही तो हो रहा था। हाइड्रोजन दो प्रकार से मिलकर बनता है, फ्यूजन और फिजन, ठीक है, फ्यूजन और फिजन। तो यहाँ पर अगर फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन मतलब दो एटम्स का आपस में जुड़ना, और फिजन मतलब दो एटम का आपस में डिस्प्लेस हो जाना, या फिर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या फिर रिपल करना एक दूसरे को, भागना एक दूसरे से जुदा होना, ठीक है। तो यहाँ पर फिजन का मतलब यही है। तो आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियर चेन, फ्यूजन और फिजन ही होते हैं, उसमें दो रिएक्शंस होती हैं, दैट इज द फ्यूजन एंड फिजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ करता था, अब H2O भी यहाँ पर हुआ करता था, पानी हुआ करता था। जब ये सारी चीज़ें यहाँ से रिलीज हुई, वाटर वेपर यहाँ पर ये वाटर वेपर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब पृथ्वी के जो मटेरियल था, कोरस मटेरियल जितना भी था, रिलीज हुआ, तो इसने अर्थ के चारों ओर एक क्लाउड फॉर्मेट कर दिया। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद काफ़ी तगड़ी वर्षा हुई, काफ़ी तगड़ी बारिश हुई। बारिश हो जाने के बाद पूरी अर्थ पर पानी हो गया। जितनी भी सतह गर्म थी वो सारी सारी ठंडी हो गई, ठीक है, सारी सारी ठंडी हो गई। तो यहाँ पर पानी हो गया। पानी होने के बाद जो सबसे पहली लाइफ हमारी ओरिजिनेट हुई थी ना, जो सबसे पहली चीज़ ओरिजिनेट हुई थी, दैट इज द अमीनो एसिड, वो पानी में ही जन्म हुआ था उनका, पानी में ही जन्म हुआ था। कैसे? इन चारों जो मटेरियल थे, चारों जो गैसेस थी, चारों जो केमिकल कंपाउंड्स थे, इन्होंने आपस में मिलकर कुछ मिक्सचर पदार्थ का फॉर्मेशन करा, और धीरे धीरे ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, काफ़ी सालों लग रही है इनमें, मैं आपको जस्ट सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये, ठीक है। यहाँ पर इन सारी जो गैसेस ने मिलकर अमीनो एसिड्स का निर्माण कर दिया, अमीनो एसिड्स का निर्माण कर दिया। अब अमीनो एसिड्स ही हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, क्योंकि यहीं से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन, और इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अब प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ देख लेते हैं आगे, क्योंकि अमीनो एसिड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपके जो इसी बुक के आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में भी, कि कैसे ये फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। अब लाइफ इवॉल्व ऑन प्लैनेट अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ पर तकरीबन 15 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। 1 मिलियन में कितनी होती हैं? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, LAKH, ठीक है, 10 लाख स्पीसीज होती हैं। अब 15 मिलियन का कितना हो गया, ठीक है, 10 मिलियन का 1 करोड़, और 5 मिलियन का 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से हम केवल और केवल जो 2 मिलियन स्पीसीज हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, उन्हीं को स्टडी कर पाए हैं सो फार अब तक, ठीक है। बात आपको समझ में आई? आपके भेजे में गई? नहीं गई तो बच्चे दोबारा वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड नहीं करती आपको, मैं भी देखिए माइंड में से कभी कभी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए, ठीक है, कि मैं आखिर बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बता दिया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि आप देखिए एक पर्टिकुलर आपका अगर आपका जन्म कहाँ होता है, ग्रीनलैंड में होता है। ग्रीनलैंड काफ़ी जो कूलेस्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पर बर्फ़ की चादर रहती है, तो वहाँ पर आपकी जो स्किन टोन होगी कुछ और तरीके की होगी, ठीक है। और अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में, अर्थ का जो इक्वेटोरियल रीजन है, ये वाला 0 डिग्री वाला, यहाँ पर अगर आप जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन टोन है वो अलग होगी, काले आप पैदा होगे, ठीक है, काला कलर आपका होगा। मे बी डाइवर्सिटी हो सकती है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आप गोरे भी हो सकते हैं, बट आपके अंदर जो पिगमेंट होंगे ना, आपकी बॉडी के स्किन के जो पिगमेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं एबल होंगे टॉलरेट करने के उस सनलाइट को जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ रही है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें जो पीपल हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे एक एरियाज में रहते हैं, तो क्या उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं और स्किन में पाए जाने वाले पिगमेंट है, क्या वो उसको सहन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपने देखा होगा जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया जैसी कंट्री में कब आते हैं? जनवरी के महीने में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा धूप को सहन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है कि अगर कोई इंसान है, कोई भी पर्टिकुलर जानवर है, इंसान है, कोई भी एनिमल है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसको वो जो है ना उसी के अनुसार ढल जाएगा। आपने देखा होगा सऊदी अरबिया में सबकी जो यूनिफॉर्म है, वेशभूषा है, अलग होती है। वो एक कुर्ता सा ढीला ढाला सा पहनते हैं एंड दे फील वेरी ईज, बट
क्या हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें पहनी जाती हैं? बिल्कुल पहनी जाती हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएँ वहाँ पर धोती पहनी जाती है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वहाँ पर जीन्स पैंट वगैरह ट्राउजर वगैरह पहने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती है? ये नेचुरल सिलेक्शन है। हम अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से ही रहना सीखते हैं, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से ही ढल जाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें, अगर नॉर्थ इंडियन वालों की अगर मैं बात करूँ, अगर वो उन्होंने एक्सट्रीम सर्दी भी झेलते हैं, वो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है समर का वो भी झेलते हैं, लाइक एक्सट्रीम नहीं, मगर हाँ इतना रहता है कि वो पसीने पसीने कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम जो ग्रीनलैंड जैसे एरियाज़ हैं वहाँ पर अगर जाकर रहने लग जाएंगे तो हम सर्दी से भी परेशान हो जाएंगे। हमारी आदत क्या है? आधे महीने सर्दी को झेलना और आधे महीने समर को झेलना। तो यही सारी चीज़ें हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। हम अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, अडप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट को, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब ये वेब ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, एक वेब ही तो है। अब अगर आप गूगल पर डालोगे www का तो फॉर्म नाम सुना ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वहाँ पर अगर आप सारी चीज़ ढूंढोगे कुछ भी मिल जाएगा आपको, तो एक तरीके का वो वेब वर्ल्ड है। वेब वर्ल्ड है किस चीज़ का? अलग अलग इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम धरती की बात करें, अपने संसार की बात करें, अपने पूरे वर्ल्ड की, अपनी पूरी पृथ्वी की बात करें, तो यहाँ पर एक तरीके का वेब ही तो बना हुआ है, एक जाला बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है द वेब ऑफ लिविंग वर्ल्ड। होप यू गॉट इट। समझ गए? नहीं समझे दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को। चलते हैं आगे। अब देखिए लाइफ का जो ओरिजिन है 5 बिलियन ईयर्स अगो हो तो गया। क्या वो वहीं से स्टार्ट हुई? मैंने जैसे कि पहले बताया आपको, नहीं, उस टाइम ये एक्सट्रीमली हॉट होगी। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि आखिरकार लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, ठीक है। आखिरकार जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो नए नए फॉर्म्स, आज के समय में नए नए जानवर कैसे बने, अलग अलग तरह की चींटियाँ, एंड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स को आज कहा जाता है होमो सेपियंस, कैसे इवॉल्व हुए? क्या कोई जादू मंत्र फूंक गया, या कोई मंत्र फूंक गया, कोई मैजिक कर गया? नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या हुआ फिर वो हम देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर कुछ एक टर्म है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब है कि अपीयरेंस ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। मैंने यहाँ पर लिख रखा अपीयरेंस ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ और लिविंग मैटर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इवोल्यूशन सिंपलेस्ट फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना, ठीक है। सबसे पहले एक सिंगल सेल का निर्माण हुआ था, सिंगल सेल, ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड हुआ करता था, हेट्रोट्रॉप हुआ करता था। ये हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप दो प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती हैं, आगे पढ़ेंगे हम, प्लांट्स के जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, किंगडम पढ़ेंगे, प्लांटाई, फंजाई और एल्गी, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एनिमिलिया। तो वो सारे जब हम किंगडम पढ़ेंगे तब उसको मैं आपको बताऊंगा हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। मगर यहाँ पर मैं बता देता हूँ जस्ट सिंपली टू नो, ठीक है। ऑटोट्रॉफ का मतलब वो होता है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफ हैं। वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड विद दिस प्रोसेस दे डू व्हाट? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ बोला जाता है, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफ जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जस्ट लाइक अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर जो प्लांट रिलेटेड रिसोर्सेज हैं और फिशेज हैं और जो अदर एनिमल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड हैं हम, ठीक है। तो उन्हें बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ। समझ में आपको? तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का मतलब है जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हुआ करती थी उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में कैसे तब्दील हुई, यही तो क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कैसे हुई। तो देखिए इसके रिगार्डिंग काफी सारी जो थ्योरीज हैं वो प्रोपाउंड करी गई हैं, जस्ट टू प्रूव कि भाई जो थ्योरी है। अब देखिए माना है ऐसा जाता था, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो लाइफ है ना, देखिए मैं एक सिंपल सा पेज ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे ज़रूरत पड़ती है ताकि मैं लिख सकूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको जो ना एक डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ, बट राइट नाउ आई डो नॉट हैव अ डिजिटल बोर्ड, ठीक है, इसलिए यू हैव टू जस्ट एडजस्ट विद दिस। अब देखिए मानकर चलिए कि दो ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे, अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक गणना बनाई, एक तरह की जो कंस्पिरेसी करी, मतलब एक तरीके से जो कहते हैं ना, जो कंस्पिरेसी हैच करना, मतलब साजिश करी। और साजिश करने के बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने ये कहा कि जो लाइफ है ना, कहीं ना कहीं ऊपर से एलियंस आए थे, उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर भेजा। जब सारी चीज़ें, सारे प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे, सारे प्लैनेट्स वगैरह जब फॉर्म हुए तो वहाँ पर हर प्लैनेट पर जहाँ पर जीवन संभव था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भेजा गया, जिससे कि लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व हुई। वही वाली बात कि धरती पर जो ना भगवान आए थे और उन्होंने लाइफ को इवॉल्व करा है। भाई अगर आज के समय में आप एक मानकर चलिए एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, या आप एक इंजीनियर हैं, या आप एक साइंटिस्ट हैं, विल यू बिलीव ऑन दिस नोशन? नो, आप इस नोशन पर, आप इस गणना पर, आप इस धारणा पर कभी बिलीव नहीं करेंगे।
अब क्या चाहेंगे, वी नीड एन एविडेंस, एविडेंस चाहिए भाई हमें। इफ यू आर सेइंग दिस यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट, गिव मी द एविडेंस, शो मी द एविडेंस। और 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 यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट प्रोड्यूस एविडेंस इन सॉरी बिफोर मी, प्रोड्यूस एविडेंस बिफोर मी सो दैट कि आई नो बेटर इट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें गणनाएं थी, ठीक है, मगर यहाँ पर लाइफ कैसे फॉर्म हुई इस चीज़ को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी जो थ्योरीज हैं वो प्रोपाउंड करी गई। और उनमें से पहली थ्योरी थी कीमोसिंथेटिक थ्योरी, जिसको हम केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी बोलते हैं। अब कीमोसिंथेटिक थ्योरी जो थी इसमें काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने भाई अपना अपना योगदान दिया, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कैसे हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि लाइफ माइट हैव ओरिजिनेटेड एट फर्स्ट ऑन अर्थ थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इन द डिस्टेंट पास्ट एंड इट ऑल हैपन इन वाटर। सारा का सारा पानी में हुआ है और केमिकल कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारे केमिकल आपस में मिले और उसके बाद जो काफ़ी सारे जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको पहले बनाया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होती गई और ये सारी प्रोसेस हुई कहाँ पर, पानी में। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। बट उससे पहले मैं आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बता देता हूं। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में जो एरिस्टोटल के समय में यानी 4400 समथिंग बीसी में क्या करा था एरिस्टोटल ने, ये कहा था कि धीरे धीरे जो इवोल्यूशन है ना लाइफ का वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी से हुआ है। अब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये कहती है कि आपने देखा होगा बेसिकली आपके घर में जो आटा वगैरह है, फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं आटे को, भाई हमारे यहाँ तो आटा ही बोलते हैं, बाकी भाई आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आई डू नॉट नो। अब हमारे यहाँ पर जो आटा है, अब वहाँ पर हम अगर कहीं भी रख देते हैं तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो एंट्स जो होती हैं, एंट्स यानी चींटियाँ, वो आकर लग जाती हैं और अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं। लाइक अगर आपने कोई भी मल त्याग है, एक्सक्रीटा अगर आपने ओपन डेफिकेशन का नाम सुना तो वहाँ पर लोग बाग खुले में करने जाया करते थे शौच, ठीक है। तो उनका जो एक्सक्रीटा था ना उस पर जो ना धीरे धीरे आकर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो आकर लग जाया करते थे और उसका कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया करते थे। किसमें डिसॉल्व कर दिया करते थे, नाइट्रोजन हुआ करती थी, ठीक है। नाइट्रोजन को फिर वो धीरे धीरे अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया और नाइट्रोजन दोनों ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी अलग हुई। अब आपने देखा अगर आप एक ब्रेड को खुला छोड़ देंगे ना हवा में खुला छोड़ देंगे तो यहाँ पर यीस्ट डेवलप हो जाएगा यानी फफूंदी डेवलप हो जाएगी। और जब ये फफूंदी लग जाएगी ना तो आप कहेंगे कि भाई ये तो फफूंदी लगी। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो ब्रेड है, ब्रेड पर यीस्ट कैसे डेवलप हो रहा है, फफूंदी क्यों लग रही है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी तो काफ़ी सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने आप को फिलअप करने के लिए अपनी जो भूख को मिटाने के लिए वो इस पर आकर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये सड़ने लग जाएगा और यहाँ पर जो है यीस्ट वगैरह पदार्थ आने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी कोने में ब्रेड वगैरह तोड़कर फेंक देते हैं तो वहाँ पर रैट वगैरह आ जाते हैं। तो एरिस्टोटल जी का मानना ये था कि अगर कोई भी लाइफ है वो एक नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई है। अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे तो वहाँ पर जो है ना जीवन प्रोड्यूस होने लगेगा। जैसे कि उन्होंने ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर जो यीस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए वो नेचुरली आए, ऐसा नहीं है नेचुरली नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी इसको जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको जो है ना एक आउटडेटेड थ्योरी के रूप में कंसीडर करा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रूव नहीं कर पाई कि एक्चुअल में जो लाइफ का फॉर्मेशन है, लाइफ का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आप सिंपली से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी पर, ठीक है। दूसरी थ्योरी जो धारणा थी कि बाहर से लाइफ आई है, तो ऐसी ही चीज़ें चलती रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कीमोसिंथेटिक थ्योरी है इसको जो प्रोपाउंड करा था AI ओपेरियन, ये नाम आपको याद रखना है, AI ओपेरियन और हेल्डेन। देखिए जब भी आप आंसर लिखते हैं ना तो उसमें कीवर्ड का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, तो कीवर्ड आपको जरूर लिखने चाहिए। जैसे कि कीमोसिंथेटिक थ्योरी है तो कीमोसिंथेटिक थ्योरी लिखेंगे आप, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी, जब आप प्रूव करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ तो कीमोसिंथेटिक थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और अदर जो आउटडेटेड थ्योरीज थी, ठीक है, तो उनका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आया, तो चलते हैं, हम इन्होंने तो प्रोपाउंड कर दी, मगर देखिए लाइफ सिंपली यहाँ से नहीं, लाइफ को स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ वो हम देखेंगे कीमोसिंथेटिक थ्योरी में क्या क्या बताया गया था, जिसको आगे चलकर स्टेजेस में हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लाइफ ओरिजिनेट हुई 5 साल पहले, 5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, बिलियन ईयर्स पहले लाइफ
इवॉल्व हुई। उस समय पर हॉट गैसेस हुआ करती थी, वाटर वेपर हुआ करते थे और अदर केमिकल्स यहाँ पर पाए जाते थे, जैसे कि जो अमोनिया है, मीथेन है और हाइड्रोजन है और वाटर वेपर्स। ठीक है, ग्रेजुअली कूल डाउन हुई चीज़ें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ग्रेजुअली कूल डाउन हुई और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला जो एटमॉस्फेयर था वो अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन और मीथेन से भर गया था। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी जो लाइफ को सपोर्ट कर सके आगे चलकर। ठीक है, अब ये दिस सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हुआ और ऐसा एटमॉस्फेयर आज भी हमें जुपिटर जैसे प्लैनेट पर और सैटर्न जैसे प्लैनेट पर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद इन जो कंपाउंड्स, ये जो केमिकल कंपाउंड है, इनका फॉर्मेशन होने के बाद काफ़ी तेज बारिश हुई और जो सरफेस पहले हॉट हुआ करती थी धीरे धीरे कूल होने लगी और वाटर बॉडीज जो बड़े बड़े समुद्र हैं हमें देखने के लिए मिले। शुरुआती दौर में यहाँ पर कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे, ग्रेजुअली जो जब कूल डाउन प्रोसेस और जो वेपराइजेशन हुआ, मतलब एक पूरा साइकिल तैयार हो गया ना, हवा में उड़ना यानी वेपराइज होना, इवेपोरेट होना वाटर का, फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्षा होना, फिर इवेपोरेट होना, फिर वर्षा होना। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे टेक्टोनिक एक्टिविटी के दौरान जो कॉन्टिनेंट्स का इमर्जेंस हुआ, आज भी हम देखते हैं सब्सिडेंस और इमर्जेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता, तो ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स इमर्ज हुए। ठीक है, फिर वहां पर एक पूरा कंप्लीट एक कॉन्टिनेंट हुआ करता जिसका नाम हुआ करता था पैंजिया, और एक पूरा जो कंप्लीट सी हुआ करता जिसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, ये देखिए ज्योग्राफी की बातें हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट टू नो इट बेटर। ठीक है, अब यहाँ पर धीरे धीरे सरफेस सारी की सारी मस्त हो जाती है, एकदम कूल हो जाती है, पानी भर जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पर काफ़ी जगहों पर अभी भी हॉट वाटर हुआ करता था, जो पानी उबलता है ना, वहाँ पर वेपराइजेशन चल रहा था। अब यहाँ पर मीथेन और अमोनिया है, ये क्या हो गए, ये वाटर में और एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो गए। ठीक है, सीज में डिजॉल्व हो गए। अब इसके बाद जब अमोनिया और मीथेन क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो बारिश हुई वो मीथेन और अमोनिया के रूप में ही तो हुई। आज भी जो सैटर्न का जो एक मून है जिसका नाम है नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, तो उस पर अभी भी अमोनिया की बारिश होती है, सॉरी मीथेन की बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें हमें आज भी जुपिटर जैसे प्लैनेट पर भी देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर जब ये केमिकल कंपाउंड्स वाटर में मिल गए तो इन्होंने कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स को जन्म दिया, नाइट्रोजन बेस को जन्म दिया, नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये एक बेस पॉइंट है किसके, डीएनए के और डीएनए और आरएनए के। ठीक है, आरएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये अमीनो एसिड्स का ही, अमीनो एसिड्स में कहीं ना कहीं जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स अगर एक चेन में बन जाते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड, और चेन के बाद जब पेप्टाइड बन जाते हैं, चेन में बन जाते हैं तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के बाद ये कहीं ना कहीं चीज़ों को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, चीज़ें यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी बॉडी सेल्स होते हैं उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आगे जो अगले कंपाउंड जो फॉर्म हुए, सुगर्स, फैटी एसिड्स वगैरह और बायोमोलिक्यूल्स, फिर जन्म हो गया इनका, फिर धीरे धीरे प्रोटीन बनी अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से, पेप्टाइड चेन से, और फिर न्यूक्लिक एसिड बने, और यही कहीं ना कहीं जो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, और लाइफ की फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हो गई। समझ में आया आपको बात? अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टेजेस में कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कोई भी स्टार्ट हो, अगर आपको हम भी चल रहे हैं, हमारी बॉडी भी अगर काम कर रही है, तो हमारे जो हाथ वगैरह हैं इनमें सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, और उन न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये जो आप रेड कलर का कंपाउंड देख रहे हैं यहाँ पर, रेड कलर का कंपाउंड, ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स ऑफ, एनर्जी स्टोर ऑफ द सेल होता है, एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल और एनर्जी स्टोर ऑफ द सेल, जैसे कि एक एनर्जी हाउस बोल देते हैं हम। ठीक है, एनर्जी हाउस बोल देते हैं। ये जो ना पूरी की पूरी जो प्रोसेस अंदर चलती है उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अदर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म की प्रोटोप्लाज्म की पूरी स्ट्रक्चर है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आगे आपके चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, जो आरएनए किस तरीके से फॉर्म होता है और डीएनए किस तरीके से फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सिंपली आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि इन एनर्जी, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हुआ करती थी और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ने कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करा, और इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनका फॉर्मेशन कर दिया, जैसे कि अमीनो एसिड ही प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड की जो चेन बनती है उन्हें बोलते हैं
हैं पेप्टाइड, और यही चेन प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आया आपको। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट होता है हमारे जो सेल होते हैं। ठीक है, सेल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका खुद का फंक्शन होता है, ये काफ़ी तरीके से काम करता है। सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो पहली स्टेज थी जहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी बनी अल्ट्रावायलेट रेज और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया। किनके द्वारा? स्टैनली मिलर और हैरोल्ड सी यूरी के द्वारा 1953 में। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने एक एपरेटस लिया, एक फ्लास्क लिया ग्लास का। ठीक है, उसको एकदम टाइट उसमें एयर छोड़ी, जिसमें CH4 के साथ साथ H2 और NH3 भी छोड़ी और वाटर वेपर भी छोड़े, और इन्होंने 8000 डिग्री इसका जो अंदर का टेम्परेचर था वो रखा। ठीक है, तो ये एक फ्लास्क है जिसमें इलेक्ट्रोल रोड्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रही हैं। ठीक है, जहां पर अर्थ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम किसने करा था? अल्ट्रावायलेट रेज और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जो लाइटनिंग हुई थी आकाश में, आपको तो पता ही है, जब बारिश वगैरह होती है तो लाइटनिंग वगैरह होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने जो 4 गैसेस हैं, 4 ये जो कंपाउंड्स हैं ये भी छोड़े, मीथेन, अमोनिया और H2O और H2। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हें छोड़ने के बाद जब इन्होंने 1 वीक तक इसे रखा, 1 वीक तक इसमें रखा इन्होंने, फिर 1 वीक के बाद जब इसे एग्जामिन करा ना, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर जो कंपाउंड्स है वो फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज द अमीनो एसिड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंपाउंड जो होता है लाइफ का वो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको प्रूव करने की कोशिश करी कि जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी है वो एक्चुअल में रियलिटी ही है। ठीक है, रियलिटी ही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा नोटिस करा गया था कि यहाँ पर जो है केमिकल कंपाउंड में ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो पाया गया, दैट इज द अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस थ्योरी की बात करें, जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी थी उसको मोर और लेस एक्सेप्ट कर लिया गया जो बायोलॉजिस्ट और जितने भी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, कैसे हुई थी इवॉल्व लाइफ, उन्हें ये भी पता चल गया कि सबसे पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता वो था अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड जब एक चेन में बन जाता है उस चेन को बोलते हैं पेप्टाइड, और वो जो चेन है रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के, और प्रोटीन ही एनर्जी होता है जिसमें शुगर, फैटी एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं प्रोटीन के साथ साथ। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ आगे चलते हैं अब। ठीक है, आगे जो स्टेज थी ये आगे बढ़ी, यहाँ पर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए अमीनो एसिड जब एक साथ मिलकर आए तो उन्होंने प्रोटीन का फॉर्मेशन करा, शुगर फॉर्म हुआ, स्टार्च फॉर्म हुआ और फैट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म हुए। ठीक है, धीरे धीरे अब ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ये आपस में मिलकर एक मल्टी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन्होंने बनाई, जिसके चारों ओर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से इकट्ठे हो गए और एज अ सेल मेम्ब्रेन उन्होंने काम करना चालू कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इसके बाद एक जो है ना एक तरह की ड्रॉप यहाँ पर क्रिएट हुई, क्योंकि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आकर इन छोटे ये जो ड्रॉप लाइक मॉलिक्यूल्स हैं इनका निर्माण करा, और ये जो ब्लैक कलर की आप स्पॉट देख रहे हैं ना कि चारों ओर ये सेल मेम्ब्रेन, तो इनको बोला जाता है कोसरवेट ड्रॉप्स। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ द लाइफ जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर कोसरवेट्स के अंदर भी तो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी, जैसे हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमारा जो खाना वगैरह वो डाइजेस्ट होता है, इनके अंदर भी जो प्रोटीन है, सेल्स, जो शुगर है, स्टार्च वगैरह यहाँ पर भी तो पाए जाते हैं। अब इनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगा, वो होगा जो सर्टेन कंपाउंड्स इनके अंदर टूटेंगे। टूटना क्या होता है? टूटना होता है फ्यूजन, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। अब ये जो जुड़ना और टूटना अगेन कॉन्टिन्यूस रेगुलर प्रोसेस हो जाएगी। जब ये चालू रहेगी, कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, तो यहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिस एनर्जी को ये जो कोसरवेट ड्रॉप हैं लेंगे और यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चालू हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर अमीनो एसिड्स के द्वारा क्या हुआ था कि प्रोटीन फॉर्म होती है, ये बात तो आपको पता है, अमीनो एसिड्स के द्वारा प्रोटीन फॉर्म करी जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन थी, पहले वाली प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली हुई, तो एक जो प्रोटीन जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी वो तो पुरानी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म जब बनकर आएंगे तो उन प्रोटीन्स ने क्या करा होगा, एंजाइम का काम करा होगा। राइजोबियम एंजाइम जो
जो आरएनए से मिलकर बनता है राइजोबियम, ठीक है। जो आरएनए है वो तो एसिड, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। मगर आरएनए जो होगा इनके अंदर जो पाया जाने वाला होगा उसने राइजोबियम का काम करा होगा। राइबोजाइम्स। जब भी आप किसी भी कंपाउंड के पीछे ईएस लगा देखें ना बायोलॉजी में, तो समझ लेना यहाँ पर ये एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर चेन रिएक्शन होती है, यहाँ पर रिएक्शन ही तो हो रही है, अमीनो एसिड्स मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस रिएक्शन चल रही है। अब इस रिएक्शन को चाहे वो तेज हो सकती है चाहे वो स्लो हो सकती है, अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम। चाहे इस रिएक्शन को या अगर तेज कराना हो, हाई कराना हो, तो एंजाइम का काम आएगा, ठीक है। वही रिएक्शन को तेज कराएंगे, और अगर स्लो करानी है तो वही रिएक्शन को स्लो कराएंगे। तो एंजाइम का दो ही काम होता है, एक तो जो रिएक्शन है उसको तेज कराना, दूसरी रिएक्शन को कम कराना, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पर, यानी लाइफ कैसे इवॉल्व हुई धीरे धीरे, एंजाइम का काम सामने आया, एंजाइम्स फॉर्म हुए, उन्होंने लाइफ की जो प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे और ज़्यादा शक्ति प्रदान करने लगे। एनर्जी सोर्स है वो फ्यूजन और फिजन से इन्हें मिलने लगी, क्योंकि सिंथेसिस हो रही है ना, सब्सटेंस टूट रहे हैं जुड़ रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे ही होता है ना, आपने देखा होगा जो अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा आपकी 10th क्लास में, तो वहाँ पर ओवरी में जो हमारा मेल ऑर्गेनल्स है क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। स्पर्म जब ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता है 2 में, 2 से 4 में, 4 से 6, 4 से 8 में, और 8 से 16 में, 32, 64, ऐसे ही काफ़ी सारे जो 128 वगैरह नंबर में डिवाइड होता रहता है और एक ऑर्गन का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस चलने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्रिएट हो गए। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में, आरएनए का और डीएनए का बेस होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। इनमें जो इनके साथ साथ बेस में 4-5 प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं। एक तो एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनिन और थाइमिन। तो ये सारे जो बेस हैं डीएनए का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। अब डीएनए का काम होता है प्रोटीन जो एमआरएनए के द्वारा लेकर आई जाती है ना, उसको डिकोड करना और उसको तोड़ कर अलग अलग भागों में भेजना, ठीक है। उसको डिकोड करके तोड़ देना, ठीक है। इसका इतना काम समझिए। और जो एमआरएनए काम होता है मैसेंजर आरएनए, इसका ट्रांसफर करना होता है उस प्रोटीन को, ठीक है। ट्रांसफर करना होता है। प्रोटीन कैसे फॉर्म होती है, अमीनो एसिड से। इतनी बात ध्यान में आ गई। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अब इन्होंने धीरे धीरे इनका कॉम्बिनेशन होता गया, बेस तैयार करते गए। बेस तैयार करने के बाद इन्होंने एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी, ठीक है। बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पर एक न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर काफ़ी सारे बेस तैयार हो गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है। इन सारे बेस के बाद एक बड़ा स्ट्रक्चर, डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ना, इस लाइक ये वाली स्ट्रक्चर ऐसी फॉर्म हुई। धीरे धीरे कंपाउंड फॉर्म होते गए, और इन्होंने फिर आगे चलकर एक पूरी की पूरी जो सेल, एक पूरी की पूरी जो बॉडी है वहाँ पर उनका निर्माण कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन थी, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तो है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म और डीएनए की फुल फॉर्म यही होती है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो भी होगी, अब रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन यानी इनके जुड़वा, डिवीजन होगा, एक ही जैसे दूसरे बन जाएंगे। तो यहाँ पर जब हजारों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में एक ही जैसे कंपाउंड दोबारा दूसरे बनेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे, एक टिश्यू का निर्माण करेंगे, टिश्यू से एक पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आई। अब यहीं से सेल्स प्रोड्यूस हुए, और यही थी सबसे पहली लाइफ, प्रीमोर्डियल लाइफ। समझ में आई आपको बात। आगे हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर में जो भी चीज़ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना समझ में आया। अब प्रीमेटिव जो ड्रॉप लाइक फॉर्म जो लाइफ हुआ करती थी, सेल्स, वो उस समय पर हेटेरोट्रॉप्स हुआ करते थे, अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो दूसरों पर डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है। दूसरों पर डिपेंड हुआ करते थे, यानी एनवायरनमेंट पर जो गैसेस वगैरह प्रेजेंट थी, जो केमिकल कंपाउंड वगैरह प्रेजेंट थे, उन पर डिपेंड हुआ करते थे। जैसे कि फिर आगे चलकर फिर इन्होंने क्लोरोफिल का निर्माण करा। क्लोरोफिल क्या थी, क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो इसका ये जो ना कहीं ना कहीं वो होती है रिस्पॉन्सिबल पत्तियों को ग्रीन कलर प्रदान करने में, ठीक है। इसीलिए ये जो ना जो लीव्स होती हैं पेड़ की, उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। पहले तो जो लाइफ थी वो हेटेरोट्रॉप थी, मगर धीरे धीरे कन्वर्ट हुई ऑटोट्रॉफ में कन्वर्ट हुई, और ऑटोट्रॉफ में कन्वर्ट
देखिए हेट्रोट्रॉफ मतलब कि अमीबा वगैरह ले लीजिए, प्रोटोजोआ वगैरह, इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूँ कि जो प्रिमिटिव ड्रॉप लाइक लाइफ थी वो हेट्रोट्रॉफ हुआ करती थी। हेट्रोट्रॉफ दूसरों पर डिपेंड हुआ करती थी, दूसरों की प्रोटीन पर, दूसरों की जो बेस वगैरह हुआ करती उन पर डिपेंड हुआ करती थी, ठीक है, एनवायरमेंट पर डिपेंड हुआ करती थी, और जो अदर जो सनलाइट वगैरह है, डिस्चार्ज जो आ रहा है सनलाइट के द्वारा, उन पर डिपेंड हुआ करती थी। मगर धीरे धीरे ये टर्न हुई, जो ऑटोट्रॉफिक जो कंपाउंड्स है उनमें फॉर्म हुई, और क्लोरोफिल जैसे कंपाउंड्स का निर्माण हुआ जो हमें पेड़ की जो पत्तियां हैं उनमें पाई जाती हैं, और जो क्लोरोफिल है यही रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये आपको पता ही है। अब धीरे धीरे जब फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल जैसे कंपाउंड के द्वारा होने लगी, आपने देखा होगा क्लोरोफिल वहां पर ज़्यादा आपको देखने कोई लेक वगैरह, उसमें हरे हरे कंपाउंड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके की पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं हरी हरी, जिसे हम बोलते हैं काई। अब ये भी तो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ये धीरे धीरे जब फोटोसिंथेसिस करती है तो अपने आप को डिवाइड कर लेती है, बहुत सारी छोटी सी इकाई बहुत सारे कंपाउंड में बदल जाती है, बहुत सारी जगह घेर लेती है। तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस की मदद से ये अपने आप को और बढ़ाती हैं, अपनी ग्रोथ करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो सन से डायरेक्टली रेज ले रही हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और रेज ले रही हैं, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने लगी, जिसने आगे चलकर जो लाइफ है ना, लाइफ को जो अर्थ पर इवॉल्व हुई उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, क्योंकि आज हम ऑक्सीजन के बिगैर तो सांस ले ही नहीं सकते। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसी तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैपन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए थोड़ा सा अब पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी घटी। साइनोबैक्टीरिया देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइनोबैक्टीरिया ही एक तरीके के जो एल्गी होती हैं, छोटी छोटी मतलब पत्तियाँ सी होती हैं वो, ठीक है, एल्गी लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी, ठीक है, एल्गी बोलते हैं काई को, ठीक है। अब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करता रहता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आपको याद रखने हैं, प्रोकैरियोट हमेशा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है और यूकैरियोट बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगा, आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द रेफरेंस इतना बात समझिए आप। अब इसके बाद प्रोटोजोआंस, एक बॉडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुए, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, और साइनोबैक्टीरिया जैसे कंपाउंड्स हमें धरती पर देखने के मिले 600 मिलियन साल पहले के दौरान, फिर ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया जैसे हम देख पाते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करना चालू कर दिया हमारे एटमॉस्फेयर में। अब धीरे धीरे आगे चलकर आगे लाइफ बढ़ती है, और स्पंजिस और एनिलिड्स, एंथ्रोपोड्स और मलस्क और एक्टिनोडर्म्स, काइनोडर्म्स और एक्टिनोडर्म्स, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, वो आप बोल सकते हैं, मगर आपको याद रखनी है स्पेलिंग, ठीक है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिजम्स थे, ऑर्गन्स थे, ये फॉर्म हुए। फिर आगे चलकर देखिए, मगर बैक्टीरिया के बाद में हमें देखने को मिलता है प्लांट यहाँ पर उभर कर आने लगे थे, ठीक है। अब फिर ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, तो यहाँ पर ये इतने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हमें देखने के मिले। ये आगे चलकर बनाते हैं स्पंजेस और कोरल्स क्या होती हैं? कोरल्स 3 प्रकार की होती हैं, एटोल और फ्रिंजेस, और एक और होती है, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, ठीक है, मगर मैं आपको बता दूंगा। बस कोरल का मतलब आप इतना समझिए, जब आपने देखा होगा समुद्र में काफ़ी नए नए कलरफुल पदार्थ के जो मटेरियल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कोरल रीफ्स का जन्म हुआ यहाँ पर। कोरल रीफ के बाद फिर सीधी जो मरीन लाइफ है उसका जन्म हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस का जन्म हुआ, फिर रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। जो रेप्टाइल्स थे ये दोनों जगह पर चल सकते थे, पानी में भी रह सकते थे और सतह पर भी चल सकते थे, मगर सॉरी एम्फीबियंस कर सकते थे सारे काम। अब रेप्टाइल्स जो पेट के बल चला करते थे, जो एम्फीबियंस थे, पहले तो फिशेस पानी में ही रहा करती थी, फिर धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन हुआ, एम्फीबियंस बने। मेंढक जैसे जो एनिमल्स हैं वो क्रिएट हुए, जो दोनों जगह पर रह सकते थे, अर्थ पर भी यानी सतह पर भी और पानी में भी, वाटर में भी रह सकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे रेप्टाइल्स का जन्म हुआ, जिनके हाथ पर हमें देखने के लिए मिले मोर और लाइक स्ट्रक्चर इनकी ह्यूमंस की तरह ही होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पर फोर लिम्स और हिंड लिम्स दोनों ही डेवलप हुए थे यहाँ पर भी, मगर यहाँ पर इनके जो फिन्स हुआ करते थे, फिन्स और गिल्स वगैरह हुआ करते थे सांस वगैरह लेने के लिए, यहाँ पर नोज वगैरह डेवलप हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इससे आगे हमारे मैमल्स आए जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते थे, ठीक है। जो स्तनधारी एनिमल होते हैं ना, उनको बोलते हैं मैमल्स। फिर ठीक है, फिर बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ, बर्ड्स बने, ठीक है। बर्ड्स के बाद प्रीमेट्स बने, प्रीमेट्स और एप लाइक स्ट्रक्चर, जो एप होते थे ना लाइक वनमानुष टाइप के, उनका
इवोल्यूशन हुआ और फिर धीरे धीरे एप से हमारा जो आज के समय में ह्यूमन है उनका इवोल्यूशन हुआ और आज के समय में ह्यूमन को बोला जाता है होमो सेपियंस, जो मॉडर्न नेम है, साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलेंगे, आगे और भी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपके चैप्टर में, मगर वो हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और हिट कर दीजिए लाइक बटन का बटन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो उन सारे बच्चों तक पहुंचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके साथ साथ, ठीक है। वन एक्ट ऑफ काइंडनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आप अगर एक्ट ऑफ काइंडनेस करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप एक पहल करते हैं तो भगवान आपके साथ खड़ा होता है, आपके दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिए। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और नई तड़कती भड़कती इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, आगे आने वाली भी। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा लेता हूं आपसे, ठीक है। चलिए।